और अब आपको बताता हूं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया जाना है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ ही करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई पता ही नहीं चल पाया है। वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े जारी करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बजे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें अभी तक की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। वहीं सोर्सेस से भी जानकारी मिली है कि करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वोटर लिस्ट की जो फाइनल लिस्ट है, हालांकि वो 6 मार्च को जारी की जाएगी। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 3 बजे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इन आंकड़ों को सामने रखा जाएगा। हटाए जा सकते हैं 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम। 6 मार्च को यूपी में एसआईआर को लेकर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। यूपी एसआईआर पर आज 3 बजे निर्वाचन आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी की नजर इसकी तरफ है। एसआईआर के बाद आज जारी होगी ये ड्राफ्ट लिस्ट। हटाए जा सकते हैं 2 करोड़ 89 मतदाताओं के नाम। बड़ी खबर सूत्रों से, 6 मार्च को यूपी में एसआईआर को लेकर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है वो असल में एसआईआर नहीं, एनआरसी का दूसरा रूप है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए और कहा है कि बीजेपी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उसका बुनियादी चरित्र ही लोकतंत्र विरोधी है। अखिलेश यादव ने बड़ा प्रहार किया है और सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बताया। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जोड़े, अंकित गुप्ता दिल्ली से और विवेक राय लखनऊ से। सबसे पहले अंकित के पास चलता हूं। अंकित, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगा सामने। जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आशीष, उसमें बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी तमाम राज्यों में अब तक जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है, सबसे अधिक संख्या में जो वोट हटाए जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। 18% से ज्यादा वोट हटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 15.5 करोड़ वोटर था और अभी हमारी जो जानकारी है उसमें करीबन जो है 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हो जाएगा या हट जाएगा। लेकिन यहां यह बताना भी जरूरी है आशीष, ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जब बिहार के बाद में चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। ये 2 करोड़ 89 लाख कौन से लोग हैं? ये 2 करोड़ 89 लाख वो लोग हैं जिन्होंने जब एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म जिसके आधार पर जो है नाम मतदाता सूची में आना था, वो फॉर्म ही नहीं भरा है। अब 2 करोड़ 89 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और कहा यह जा रहा है इसमें वो भी हैं जो मृतक हैं, इसमें वो भी हैं जो कि ट्रांसफर हो गए हैं, इसमें वो भी हैं करीबन 80 लाख जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली है। लेकिन कुल मिलाकर के 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का नाम हटना, ये अपने आप में जो है कई तरह के राजनीतिक नजर बनी रहेगी। आपने अच्छी जानकारी दी है कि 2 करोड़ 89 लाख फॉर्म ही नहीं भरे गए, इस वजह से लोग प्रश्न तो उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव वोटरों को भ्रमित कर रहे हैं। अखिलेश जी लगातार वो बात करते हैं जो तथ्यहीन होती है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, बेबुनियाद होती है और कंट्राडक्टरी बात करते हैं। एक तरफ एसआईआर में उनके कार्यकर्ताओं को गांव-गांव बूथ जाकर सहयोग करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे अच्छी यहाँ की यूपी की एसआईआर हुई है, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कि इससे ही वो अपने को गंभीर करते जा रहे हैं और जनता, उनकी बातों पर विश्वास जनता नहीं कर रही है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं लखनऊ से। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विवेक,
राजनीतिक पार्टियों की जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीजेपी पर पलटवार किया है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि राजनीति, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसके बाद किस ओर जा रही है 2027 असेंबली चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव के जब नतीजे आए थे और वहाँ पर जो एसआईआर के आंकड़े थे, तब से ही विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है कि इसमें तमाम उन लोगों के नाम कटे जो विपक्ष के वोटर थे। और अब अखिलेश यादव जब एसआईआर की शुरुआत यहाँ पर होने वाली थी, तब भी लगातार ये बात कह रहे थे कि एसआईआर के तहत उनके वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। हालांकि पीडीए प्रहरी अलग अलग जगहों पर जा करके बूथों पर एक्टिव हो करके और उन्होंने अपने जो नाम जुड़वाने का जो काम है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और बाद में मुख्यमंत्री को यहाँ तक कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके नाम बहुत नहीं जुड़ पाए, और इसलिए मुख्यमंत्री ने तमाम अलग अलग मंत्रियों को उनके जो जिलेवार जो जिम्मेवारी है वो उनको दी। और उसके बाद मंत्रियों ने जाकर के जिले में एक्टिव होकर के एसआईआर के जो आंकड़े हैं वो अपने हिसाब से जो चीज़ें हो सकती थी या लोगों को जितना उसमें हिस्सेदारी का कराई जा सकती थी वो तमाम चीज़ें कराई गई हैं। लेकिन अब जब आज ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है, उसके पहले अखिलेश यादव एसआईआर को एनआरसी जैसा बता रहे हैं, और इसको लेकर के राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें तमाम अलग अलग जो चर्चाएं वो तो शुरू ही हो चुकी हैं। हालांकि आप बता दूं कि आज जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट रहिएगा, मैं आऊंगा फिर आपके पास। आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा है। अब अखिलेश खासकर बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने, उनका बयान हमने आपको दिखाया, और उन्होंने कहा था कि सरकार एसआईआर के जरिए चोरी छिपे एनआरसी लागू करने का काम कर रही है। बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। उनसे इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने चौतरफा हमला किया है। सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, टीएमसी जैसे दलों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। बाकी सब बहुत अच्छा है। आज आप देखिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए तो देश का अल्पसंख्यक समाज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहा है, सिविल सर्विसेज में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हमारे जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हर योजना में 30 से 35 से 40% तक की हिस्सेदारी माइनॉरिटीज़ को मिल रही है। तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि देश एकजुट होकर विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसी जो बातें हैं, ऐसे बयान हैं, इससे देश के आम जनमानस को, खासतौर पे माइनॉरिटीज़ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी को एसआईआर से अलग रहना चाहिए, उनको इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि भाई आप एसआईआर में सम्मिलित हों या सहभागिता करें या वोट बनवाने का काम करें। यानी सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणी भी करेंगे, खराब बातें भी बताएंगे, उसमें सम्मिलित भी होंगे, तो थोड़ा जो चरित्र है थोड़ा ठीक नहीं है। वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो इसके वजह से उनको भय है, हारना है तो कुछ ना कुछ बोलते रहे तो कम से कम वो बोल करके ही संतोष कर रहे हैं, तब बोलने भी आप लोग नहीं देंगे। विवेक मेरे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मंत्रियों का पूरा टीम ही जैसे उन्होंने पलटवार किया है अखिलेश यादव पर। अब समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार तो रहेगा, लेकिन जैसा अंकित बता रहे थे कि ये 2,89,00,000 तो वो है ना जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, फिर क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे, क्यों सवाल रेज किया जा रहा है इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए 2,89,00,000 का जो आंकड़ा है वो इसमें फ़िलहाल जो अभी सोर्सेज के हिसाब से कि 2,89,00,000 जो वोटर वो फिलहाल कट रहे हैं। हालांकि इसमें आपको बता दूं कि अलग अलग आंकड़े हैं। इसमें मृतकों का भी आंकड़ा है, इसमें जो डबल वोटर्स हैं उनका भी आंकड़ा है, जो वोटर शिफ्ट हुए हैं उनका भी आंकड़ा है, और उसमें कुछ ने जो जितने फॉर्म नहीं भरा उनका भी आंकड़ा है। तो अलग अलग आंकड़ा, ये नहीं कहा जा सकता कि 2,89,00,000 के फॉर्म ही नहीं भरेगा उसमें, क्योंकि मृतक भी हैं, बाकी लोग भी हैं। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने जब एनआरसी से उसका कंपेरिजन किया है। जी आप बोलें। तो बिल्कुल, जब एसआईआर की एनआरसी से कंपैरिजन, एसआईआर का एनआरसी से जो कंपैरिजन करना, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो उस पर हमलावर हो रहा है कि एसआईआर को एनआरसी से कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये एनआरसी नहीं है तो डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं। जो हमने देखा कि पिछले दिनों जब सीएम ने जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर के धरपकड़ की बात कही थी, और तब उन्होंने जो अलग अलग मंडल हैं उसमें डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही थी, पर उसको डिटेंशन
सेंटर को एनआरसी से जोड़ते हुए और इसको कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक हवा देने की कोशिश समाजवादी पार्टी फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जब 3 बजे जब आंकड़े आते हैं तब क्या नई प्रतिक्रिया निकल के सामने आती। पर फिलहाल समाजवादी पार्टी पहले तो एसआईआर को लेकर के बिहार के आंकड़ों के बाद वोट कटने को लेकर के अंदेशा था, फिर अपने लोगों के साथ पीडीएफ प्रहरी बना करके अपने नाम जुड़वाए गए और अब उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा है तो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो इसको लेकर के लगातार और भी ज्यादा मुखर हो गई। संसद में भी हमने देखा था। अंकित के पास चलना चाहूंगा। अंकित, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया कि ये एनआरसी है, बैकडोर, एक तरह से वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग भी तो देख रहा होगा ना कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपकी बात हुई होगी, चुनाव आयोग कैसे डिफेंड कर रहा है अपने आप को, क्योंकि इसको लेकर के सवाल कोई आज नहीं उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वोटर्स लिस्ट को दरअसल अपने बेनिफिट के लिए आप इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरी प्रक्रिया करा रहे थे। आशीष, जो अखिलेश यादव ने कहा या कुछ वक्त पहले टीएमसी के नेता कह रहे थे कि एनआरसी करवाया जा रहा है, तो यहां पर एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ देर में, उनसे मैंने जो बातचीत भी की है, कैमरे पर भी उनका इंटरव्यू भी किया था, और उसमें उन्होंने एक बड़ी चीज बताई थी, वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। वो ये है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मतदाता सूची में, चाहे वो ड्राफ्ट मतदाता सूची हो या फाइनल मतदाता सूची हो, किसी का नाम यहां पर अगर नहीं भी शामिल हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश का नागरिक नहीं है। ये उन्होंने साफ तौर पर हमारे जो है इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का नागरिक नहीं है, उसको देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम किसी भी मतदाता को, जो वयस्क है, हम किसी भी वयस्क व्यक्ति को देश का मतदाता बनने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह हाँ जरूरी है कि जिसका भी नाम मतदाता सूची में आएगा वो देश का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहा है वो देश का नागरिक नहीं है। हो सकता है वो किसी भी वजह से उसने जो है वोट ना बनवाया हो, नहीं बनवाया है तो उसको जो है कोशिश की जाएगी कि उसका वो अपना वोट बनवाए, मतदाता सूची में नाम आए। तो ऐसे में ये जो एनआरसी वाली लगातार बातचीत हो रही है, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी का यह कहना है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया अंकित, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। बेहतर है कि आपने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लोगों को बता दिया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी और ये कहा कि अगर कुछ लोग व्यस्त भी हैं और उनका नाम शामिल नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं है कि वो देश के नागरिक नहीं है। इस पर राजनीति आगे जारी रहेगी। आगे बढ़ता हूं, देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित माने जाने वाली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर जेएनयू में हुई नारेबाजी सवालों के घेरे में आ गई है। कल दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं दी गई थी। इसी के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। हम आपको दिखा रहे किस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जेएनयू में कल रात नारेबाजी की गई। उमर खालिद को जमानत नहीं दिए जाने के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया और यहां पर ये देखिए छात्र जितने इकट्ठा हैं, इन्होंने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की है। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस आपत्तिजनक नारेबाजी के लिए विवादों के घेरे में आ गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कल रात को जेएनयू के कैंपस के अंदर इस तरह से नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, 5 लोगों को बेल दी है, लेकिन 2 उमर खालिद और शर्जिल इमाम को इसलिए बेल नहीं दी गई क्योंकि उन्हें प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसके विरोध में ये छात्र इस वायरल वीडियो में नजर आते हैं कि किस तरह से वहां इकट्ठा होकर के बाकायदा ढोल बजा करके आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए आपको ये टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आएंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जेएनयू कैंपस में इन छात्रों ने नारेबाजी की। फिर से देखिए स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी,
जो कि पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा वीडियो जेएनयू में विवादित नारेबाजी कैसे की गई, तालियां पीट पीट कर, वो आपको दिखा रहे हैं। तीसरा वीडियो भी उसी नारेबाजी का, वही विरोध प्रदर्शन जो जेएनयू कैंपस में कल रात किया गया उमर खालिद शर्जिल इमाम के समर्थन में, और इस विरोध में कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल नहीं दी गई। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कल जब सुनवाई की, 5 लोगों को बेल दी गई। इन 2 लोगों को मुख्यतः प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर माना गया, यानी मुख्य साजिशकर्ता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, तस्वीरों में देखें कैसे वहां पर विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर लगाए गए आपत्तिजनक नारेबाजी पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने ऐसे लोगों को देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी है। हमारे साथ बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर के सवाल खड़े किए गए, उनके विरोध में नारेबाजी हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं इसका हम भरसक विरोध करेंगे। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस देश में आप रहते हो, जिस देश ने आपको मान सम्मान दिया, जिस देश में रहकर आप अपनी जीविका चला रहे हो, और उसी देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो। हैं, अगर आपको इतना दिक्कत है, जाओ ना पाकिस्तान में, रहो अफगानिस्तान, रहो बांग्लादेश, जहाँ मुस्लिम लोग हैं। आप हिंदुस्तान का खाओगे, हिंदुस्तान का पियोगे, हिंदुस्तान के सारी सुविधाएं इस्तेमाल करोगे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, तो ये बिल्कुल इसका हम भरसक विरोध करते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बारे में जो अपशब्द इन्होंने बोले, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इन लोगों को किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त दिल्ली में नहीं करा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि जेएनयू में इस तरीके की नारेबाजी, इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, तो उसको लेकर के कि क्या दिल्ली सरकार कोई नई पॉलिसी लेकर के आएगी? क्या दिल्ली पुलिस को एक्शन के लिए सरकार की तरफ से भी कोई निर्देश दिया जाएगा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टारगेट किया गया? बिल्कुल, सरकारें अपना काम करेंगी। कोई भी इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, अगर प्रधानमंत्री को गाली देंगे और गृह मंत्री को गाली देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं फिर बता दूं आपको, ये 2014 से पहले आतंकवाद का अड्डा बना रखा था इन्होंने। जो भी इन्होंने देश के बारे में अनाम सलाम बोलना, तो इसको ये जेएनयू को प्रयोग करते थे और इनको आदत पुरानी पड़ी है। पर अब इनको इतना समझना चाहिए, अब सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, अब बिल्कुल भी इस तरह का जो देश में रहकर देश को गाली देगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी से बात कर रहे थे मेरे सहयोगी बलराम पांडे। जेएनयू में विवादित नारेबाजी के मुद्दे पर सियासत गर्म है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो विवादित नारे का समर्थन नहीं करते। जेएनयू में विवादित नारे के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। आखिर इस विवादित नारे का मतलब क्या है, इनसे समझ लेते हैं। सर, इस विवादित नारे का आखिर क्या मतलब है? सबसे पहली चीज है कि नारे के पीछे थोड़ा चलते हैं। कल एक दिन था, वो दिन हम सब थोड़ा अनसेटल हुए थे, क्योंकि उमर और शर्जील को जो बेल नहीं मिली और जो उसके पीछे तर्क दिए गए, वो तर्क असहज करते हैं। और इसलिए मैंने लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया, कि कितना लंबा इनकर्सरेशन चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मेरे लिए एक्टिवेट हो पाए या किसी के लिए एक्टिवेट हो पाए। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसके बहुत सारे गूढ़ प्रश्न इसमें छुपे थे। लेकिन आक्रोश की अभिव्यक्ति इस प्रकार के स्लोगन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे तो तब भी बुरा लगता है एक व्यक्ति के रूप में कि जब मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। बताइए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर मुर्दाबाद के कितने नारे लगते हैं? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी को मुर्दाबाद कहते हैं और फलाना कब्र खुदेगी, कोई फर्क नहीं है। मेरा सवाल है कि जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, जहां पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, है ना, लिखने वाले बच्चे आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, और ऐसे नारों में फंस जाते हैं। मैं बताऊं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कई दफा यूथ को भी आपको समझना होगा। युवा जिसके अंदर आक्रोश की जो वोकैबुलरी होती है ना, जो समाज से लेते हैं, जो समाज में मुर्दाबाद बोला जा रहा है ना,
बोला जा रहा है कि नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोला जा रहा है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, ये चिंता का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि मुर्दाबाद और इस प्रकार के नारे जो जेएनयू में लगे, इस तरह के नारों के लिए स्वस्थ लोकतंत्र में जगह नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जेएनयू में आपत्तिजनक नारेबाजी की कड़ी निंदा की है और इसे हिंसक मानसिकता करार दिया है। तरुण चुग ने कहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की हताशा है। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। रात्रि में तमाम तरह की नारेबाजी होती है। शर्जील इमाम, उमर और खालिद को जब बेल एप्लीकेशन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, उसको लेकर लगातार नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लेकर कब्र खोदने तक की बात कही गई। नक्सलवाद के समूल नाश के बाद अब संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सल का यह हताशा, निराशा और कुंठा से भरा हुआ ये हिंसा की प्रवृत्ति वाला देश विरोधी नारे का जो प्रदर्शन था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट दिख रहा है हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता। आप अदालती फैसले या जिरह के खिलाफ अपनी निराशा जता सकते हैं, लेकिन फैसला अगर अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह का आपत्तिजनक बयान सामने आए तो सोचना तो जरूर चाहिए स्टूडेंट्स को। बात करेंगे बीएमसी चुनाव की, जिसको लेकर सियासी पारा चरम पर है, प्रचार युद्ध जोरों पर है। नेताओं ने दिन रात एक कर रखा है अपनी जीत और विरोधियों की हार सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मुंबई के साथ साथ मुंबई से सटे हुए ठाणे में भी महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। एकनाथ शिंदे ठाणे में भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मुंबई में भी मोर्चा वो संभाल रहे हैं। विरोधियों पर वार पलटवार का दौर भी किया जा रहा है, महायुति की जीत का दम भी भरा जा रहा है। एकनाथ शिंदे से बात की हमारे एडिटर वेस्टर्न इंडिया गणेश ठाकुर ने। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मेरे साथ हैं और ठाणे में जो प्यार मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर महिलाएं उनको मिलने आ रही हैं, उन पर प्यार बरसाया जा रहा है। तो इसी विश्वास के साथ वो यहाँ पर हमसे बात करते हुए कह रहे हैं कि एक बार फिर से ठाणे में ही नहीं, मुंबई में और तमाम जगहों पर महायुति की जीत होगी। सर, ये जो प्यार मिल रहा है, इसी के बलबूते आप दावा करते हैं कि आपका विजय पक्का है? ये हमारी लाडली बहनों का प्रेम है, ये लाडली बहनों का प्रेम है। ये लाडली बहना चमत्कार करेगी और आने वाले 15 तारीख को महायुति का भगवा परचम फहराएगी। आप विकास की बातें करते हैं, लेकिन ठाकरे बंधु हमेशा एक इमोशनल लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो मराठी अस्मिता की बात करते हैं। इमोशनल मुद्दे पर नहीं जीत सकते, ये चुनाव विकास के मुद्दे पे हम जीतेंगे, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। और जो काम हमने किया है, मैं मुख्यमंत्री था तभी, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है तब, 3.5 सालों में जो काम किया है, ये काम बोलता है, काम बोलता है। और जो आप काम के बलबूते पर ये चुनाव हम जीतेंगे। जो काम आप गिना रहे हैं, कोस्टल रोड और तमाम चीजें, उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने किया। ये झूठा क्रेडिट लेने का ये जनता है, सब जानती है किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लोग काम करने वालों को वोट देंगे, घर में बैठने वालों को घर में बिठा देंगे। तो आखिरी सवाल, मुंबई का महापौर मराठी होगा और तमाम महानगर पालिकाओं में कैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा, तमाम जितने महापालिका है उसमें महायुति की जीत होगी। 29-0 होगा क्या? बिल्कुल 29-0 होगा। एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर बड़े आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में 29-0 से उनकी जीत जरूर होगी। गणेश ठाकुर, एबीपी माझा, ठाणे। बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। नेहरू कॉलोनी में आपसी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया गया। हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच पथराव की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेहरू कॉलोनी में आपसी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मौके पर सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है और भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया गया है। भीड़ को शांत करने की कोशिशें की गई हैं।
कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर पत्थरबाजी हुई है, दो पक्षों के बीच ये पथराव हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बवाल की स्थितियां यहां पर बन गई। आपसी विवाद यहां पर पूरा कारण बताया जा रहा है, आपसी रंजिश, और इसके चलते दो पक्षों में ये पथराव हो गया। आसपास जो लोग हैं गाड़ियों से निकल रहे हैं वो भी यहाँ पर दहशत में आ गए। मौके पर इस सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिशें करती है। नेहरू कॉलोनी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नेहरू कॉलोनी में ये बवाल की स्थितियां बन गई जब आपसी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कुछ दुकानों को लोग बंद करते हुए भी नजर आए हैं, शटर यहाँ पर लगा दिए गए क्योंकि पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही थी, ऐसे में किसी को चोट ना लग जाए, इस चक्कर में लोग अपनी जान को बचाते हुए नजर आए। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया गया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जमकर पत्थर बरसाते हुए, बड़े बड़े पत्थर दूसरी तरफ जो गली है वहां पर फेंकते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीरें, नेहरू कॉलोनी में जमकर ये बवाल हो गया। आपसी रंजिश, आपसी जो विवाद है वो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की भी अब तैयारी है। माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पत्थरबाजी हुई, कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, कुछ लोग यहाँ पर डरे सहमे नजर आए, कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के शटर भी गिरा दिए और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग्स मौजूद है वहां पर ये युवक पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पूरा जो मामला है वो आपसी रंजिश, आपसी विवाद का बताया जा रहा है। स्पष्ट निकलकर सामने आ पाएगा पुलिस के द्वारा जांच के बाद कि आखिर क्या वजह रही कि दो पक्षों में पथराव की स्थितियां बन गई। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेहरू कॉलोनी में आपसी विवाद के बाद पत्थरबाजी का ये पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। किसी ने वहां पर मौजूद इन युवकों का जो पत्थर बरसा रहे थे उनका वीडियो भी बना लिया। तो वहीं दिल्ली में पिटाई से नाबालिग छात्र की मौत हो गई। त्रिलोकपुरी में छात्र को बेरहमी से पीटा गया था। इलाज के दौरान घायल नाबालिग छात्र ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम मोहित बताया जा रहा है, जो कि 11वीं कक्षा का छात्र था। हमले में शामिल सभी 6 नाबालिग आरोपी पकड़ लिए गए हैं। दरअसल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। मृतक ने लिखा था, तू तो मेरा छोटा भाई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ छात्रों ने एक दूसरे छात्र पर जमकर यहां पर मारपीट की उसके साथ और उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में इलाज के दौरान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो मृतक है उसका नाम मोहित बताया जा रहा है, 11वीं कक्षा का वो छात्र था। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आज देखिए, त्रिलोकपुरी में 17 साल के जो छात्र की है उसकी 6 नाबालिगों के द्वारा उसकी लात भूतों के साथ पिटाई की और पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये पूरी जो लड़ाई हुई है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक कमेंट करने को लेकर हुई है, जिसमें एक आरोपी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो मृतक छात्र है उसने एक कमेंट किया था और उसने लिखा था कि तू मेरा छोटा भाई है। और इसी बात को लेकर जो आरोपी है वो 6 नाबालिगों के साथ मिलकर जो छात्र है उसको पीटता है और उसकी पिटाई इतनी बेरहमी से करता है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने जो 6 नाबालिग आरोपी हैं उनको फिलहाल पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी फिलहाल सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर एक छात्र की मौत के मामले की हुई है। ठीक है, जो भी अपडेट होगा सुशील आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।